अब देखो संविधान का अर्थ क्या होगा? संविधान मतलब संविधान। सम का मतलब क्या है? समान। और विधान का मतलब क्या है? नियम या कानून। सबके लिए समान विधान या नियम और समान कानून, वो संविधान कहलाएगा। अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी संविधान की? परिभाषा ये है कि किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था या राष्ट्र को चलाने के लिए या उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए नियम या नियमों का संग्रह संविधान कहलाता है। ठीक है, ये भाई अपन टाइम टेबल नहीं बनाते, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो अपना संविधान है। अपन उसके बाहर कोई काम नहीं कर रहे हैं। जैसे घर में होते हैं नियम, है ना, कि भाई ऐसा ऐसा है, ये सब सिस्टम जो भी है करके, तो वो भी क्या है? घर का संविधान है। ऐसे ही आप कहीं नौकरी करोगे तो वहाँ के नियम होंगे, जो सेवा शर्तें होती हैं वो नियम होंगे वहाँ के, आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसे ही राष्ट्र में तो अपन कहेंगे कि कोई व्यक्ति, संस्था, व्यक्ति, परिवार, संस्था या राष्ट्र, उसको चलाने के लिए बनाए गए नियम और नियमों का संग्रह संविधान होगा या संविधान कहलाता है। संविधान सामान्य तौर पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान, यानी सभी के लिए समान विधान। जो भी नियम बनेंगे सबके लिए क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, ये संविधान की डेफिनेशन है जो कि पेपर में नहीं आती, तो अपन को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। ठीक है, अब भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ? भाई वह स्थिति क्या थी कि भारत में संविधान का विकास हुआ? भारत में राजतंत्र था। भाई राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ अपन बढ़े हैं। तो लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र है क्या? जनता के द्वारा खुद के लिए शासन का चुना जाना लोकतंत्र है। जनता खुद चुनती है अपना प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि जनता चुनती है। विधायक कौन है? हमारा प्रतिनिधि। पार्षद कौन है? प्रतिनिधि। विधायक कौन है? प्रतिनिधि। सांसद कौन है? प्रतिनिधि। उसके ऊपर मंत्री कौन है? प्रतिनिधि है। और प्रधानमंत्री कौन है? प्रतिनिधि है। ये तो ये हमने चुने हैं, यानी हमारी तरफ से वो शासन करेंगे। अगर अपन शासन करेंगे तो 140 करोड़ जनता कैसे काम कर पाएगी? आप बताओ, नहीं कर पाएगी। तो किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिया अपन ने कि वो काम करेगा। और ये अधिकार अपन कैसे देते हैं? ये अधिकार अपन देते हैं आम चुनाव के माध्यम से। आम चुनाव, और भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ वो 1952 में संपन्न हुआ। ठीक है, यहाँ से शुरुआत अपनी ये अभी कहीं आजादी के बाद की। अगर अपन कहें भारत में संविधान की क्या स्थिति थी, तो अपन ये कह सकते हैं कि भारत में संविधान का विकास हुआ ब्रिटिशों के आने के बाद। ब्रिटिश आए भारत में, तो ब्रिटिश ने क्या किया? वो व्यापारी बन के आए। और कई जगह ये कहा जाता है कि ब्रिटिश का ये अधिक वो नहीं था, मूल नहीं था कि भारत को जीते या भारत पर राज करे। भारत तो उसको मिल गया। जबकि कई लोग ये कहते कि मिला नहीं है भारत, वो प्लानिंग के तौर पे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, धीरे धीरे भारत को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे थे। तो 2 विचारधाराएं होती हैं। एक विचारधारा ये कहती है कि अंग्रेजों को भारत मिल गया एक परोसी थाली के रूप में, तो उसने उसका सेवन कर लिया। एक विचारधारा ये कहती है कि उन्हें कोई उद्देश्य ही नहीं था भारत में शासन करने का, वो तो उन्होंने भारत में शून्यता देखी और अपनी शासन चलाने के लिए भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया। एक व्यवस्था ये कहती है। तो दोनों की बातें सही हैं, इनकी बातें सही हैं, उनकी बातें सही हैं। अपन को बीच का रास्ता निकालना है। ठीक है, अपन को ना इनके पक्ष में ना उनके पक्ष में, बीच से चलना है। यही संविधान कहता है। विधान क्या कहता है? यही कहता है, ना आप इनके पक्ष में हो ना इनके पक्ष में, एक ऐसा रास्ता निकालो कि सब व्यक्ति उस मार्ग से जा सके। तो भारत में जो संविधान की शुरुआत हुई ब्रिटिश के आने के बाद तब हुई, जब 1757 में अंग्रेजों ने किसको जीत लिया? पलासी के युद्ध में बंगाल को जीत लिया। बंगाल को जीतने के बाद 1764 में किसे जीत लिया? बक्सर के युद्ध में बंगाल किस उसको हरा दिया? नवाब को, अवध के नवाब को हरा दिया और मुगल शासक को हरा दिया। अब इनका एरिया बढ़ गया। इसी के साथ साथ ये किससे युद्ध कर रहे थे? हैदर अली से। तो लगातार युद्धों में ये क्या थे? रथ थे, यानी लगातार युद्ध करते चले जा रहे थे। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापारी बनकर, 15 वर्षों की लीज मिली थी इसको कि 15 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? भारत में शासन करेगी, ये लीज मिली थी। लेकिन समय समय पर इसकी लीज को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। और ये समय समय पर बढ़ा दिया गया तो लंबे समय तक भारत में शासन करती रही। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो 1757 में प्लासी से बंगाल जीता, 1764 में बक्सर से बंगाल बिहार उड़ीसा को, उसको बंगाल बिहार और मुगल शासक को हरा दिया। अब इनके पास क्या किया इन्होंने?
1765 से लेके 72 तक भारत में द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन, और द्वैत शासन के जनक कौन है? लियो कार्टिस, ये क्या है? जनक है। द्वैत शासन ने बंगाल को पूरी तरह से कंगाल बना दिया। बंगाल एक समय ऐसा शहर था जो दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल होता था। अब बंगाल क्या हो गया? पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर था, या लगभग बर्बाद होना हो चुका था बंगाल। अब बंगाल बर्बाद तो हुआ, लेकिन ये जो पैसा अंग्रेजों के पास गया, ये पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं गया, ये पैसा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के पास। और जब कर्मचारियों के पास पैसा जाएगा तो कंपनी को लगातार क्या होगी? घाटे में चली जाएगी, कंपनी को लगातार लॉस होगा। और जब कंपनी को लगातार लॉस होगा तो कंपनी क्या मांगेगी? ऋण, लोन मांगेगी। तो एक तरफ कंपनी के कर्मचारी धनवान हो रहे थे, तो एक तरफ कंपनी क्या हो रही थी? कंगाल होने पर तुली हुई थी, या फिर कंगाल होती चली जा रही थी। कंपनी को लगातार लॉस हुआ, और कंपनी क्या कर रही थी? कंपनी ने फिर क्या किया? इस लॉस को पूरा करने के लिए या फिर अपनी स्थिति को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश संसद से मांगा लोन। कहा हमें लोन दे दो। कितने का मांगा? क्या मांगा? अपना मैटर नहीं है, अपन समझ लेंगे आगे चल के। 12.5% लाभांश था, 4 लाख पौंड देती थी, ठीक है। 10 लाख पौंड का मांगा या 14 लाख पौंड मिला, जो भी है वो अलग देख लेंगे अपन। इन्हें लोन मांगा। अब लोन जब मांगेगा कोई व्यक्ति, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने संसद से जब लोन मांगा, तो संसद का कहना ये था कि तुम्हारे कर्मचारी तो धनवान हो रहे हैं, और तुम कह रही, ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही कि हम बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, हम कैसे माने? भाई आपके पिताजी अगर किसी रिश्तेदार से पैसे मांगे कि हमें 2 लाख रुपए दे दो, और तुम घूम रहे थार में 20 लाख की गाड़ी लेके, बुलेट रखे, ये रखे, बड़ी बड़ी चैन पहने, 1000 रुपये दिन में खर्च कर रहे, तो वो क्या करेंगे? रिश्तेदार क्या कहेंगे आपके पिताजी से कि तुम्हारा बेटा तो इतना खर्च करा, तुम हमसे 2 लाख मांग रहे? नहीं कहेंगे। भले दे देंगे अलग बात है, लेकिन कहेंगे तो यही था। कंपनी के बच्चे क्या थे? लगातार धनवान हो रहे थे और कंपनी फेल हो रही थी। तो संसद ने क्या किया? ब्रिटेन की लोन देने की बात थी, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। संसद ने एक समिति का गठन किया, और इस समिति को कहा गया गुप्त समिति। किताबों में यही लिखा है, ठीक है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि संसद के पास जो आया कंपनी के लोन का वो एप्लीकेशन, संसद ने वो एप्लीकेशन डिस्कस करने के बाद प्रवर समिति को भेज दी। प्रवर समिति ने यहाँ पर जांच की, और प्रवर समिति ने जब ये जांच की, या फिर गुप्त समिति ने ये जांच की, तो इसने पाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाकई में घाटे में चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटे का कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटे का कारण था कंपनी के कर्मचारी और कंपनी के कर्मचारियों का अनुशासन। ये कंपनी के कर्मचारी व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट किसको मिल रहा था? व्यापारियों को। आपने ऑर्डर दिया, आप अपन कंपनी के कर्मचारी हैं, मैं कंपनी हूँ, तो किसी ने अगर आपको ऑर्डर दिया तो आप ही उस ऑर्डर की पूर्ति कर रहे थे वहां से सामान मंगा के। कंपनी को ऑर्डर मिल नहीं रहा था, और कंपनी के आप नौकर हो यानी कर्मचारी, तो कंपनी आपको सैलरी वगैरह दे रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट आप कमाओगे तो कंपनी कैसे काम करेगी? द्वैत शासन में जितना भी पैसा मिला, ये सारा का सारा पैसा लगभग कंपनी के कर्मचारियों के हिस्से में गया, ना कि कंपनी के पास। 24 परगना को क्लाइव की जागीरदारी कहा गया। क्लाइव के नाम थी वो जागीरदारी एक प्रकार से, तो क्लाइव की जागीर कहा गया उसको। तो कंपनी के कर्मचारी लगातार धनवान हुए, कंपनी लगातार क्या होती चली गई? बर्बाद होती चली गई। इन्होंने इसको तय मान लिया कि हाँ कंपनी लोन में है, उसमें है, घाटे में है। तो इन्होंने यानी संसद ने कंपनी को लोन दिया, और लोन दिया तो संसद ने अपनी शर्तें रख दी, और वही शर्तें जब पारित हुई तो उसी शर्तों को कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, यानी कंपनी को रेगुलेट करना, कंपनी को रेगुलेट करना। तो 1773 में सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी को क्या करेंगे? कंपनी को रेगुलेट करेंगे, ये एक्ट आया। और यहाँ से शुरुआत होती है कंपनी के ऊपर एक प्रकार से कह सकते हैं कि नियम बनाने की, और यहीं से भारत के संविधान की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक, तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, और यहाँ से चलते चलते कहाँ तक आएगा? क्रिप्स में, वो कैबिनेट मिशन तक आएगा। कैबिनेट मिशन में आएगा। कैबिनेट मिशन में ये रहेगा कि भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, और वो संविधान सभा कैसी होगी? वो पूरी व्यवस्था किसमें दी गई है? कैबिनेट मिशन में दी गई। तो ये भारत में क्या है? संविधान की वो है, विकास है संविधान का। यहाँ पर अपन गए संविधान का क्रमिक विकास है, एक के बाद करके एक आएगा, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे लेना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या है? तो सबसे पहले क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट।
रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। अगर अपन देखें तो एक 1600 में राजलेख आया था। 1600 में राजलेख आया। राजलेख का काम ये था कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कह दिया कंपनी से कि जाओ तुम 15 साल के लिए व्यापार करो। तो यहाँ से कंपनी का जन्म होता है। तो कंपनी को 15 वर्षों की लीज मिल गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए। इसके बाद आएगा रेगुलेटेड एक्ट। कब आएगा? जब कंपनी बर्बाद हो जाएगी, लोन में लेने के लिए क्या हो जाएगी? मजबूर हो जाएगी। इसके बाद जो एक्ट आएगा वो आएगा 1781 का। क्या कहेंगे इसको? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781। इसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, 1784। इसके बाद अपने सामने आएगा चार्टर एक्ट। चार्टर को ही राजलेख कहते हैं, 1813। इसके बाद एक 1833 का चार्टर एक्ट आएगा। इसके बाद एक 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। इन एक्टों के माध्यम से भारत में इतना शोषण हो जाएगा और भारतीय लोग इतने दयनीय स्थिति में पहुंच जाएंगे कि उनको मजबूरी में 1857 का विद्रोह करना पड़ेगा। और वो 1857 का विद्रोह कर देंगे। और जब 57 का विद्रोह होगा तो 57 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत परिषद अधिनियम क्या होगा? लाया जाएगा। जब वो 57 का विद्रोह करेंगे तो 57 के विद्रोह के बाद भारत परिषद अधिनियम आएगा। लॉर्ड कैनिंग इस समय होगा और पामर्स्टन कौन होगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा। तो ये लॉर्ड कैनिंग 1858 जो भारत सरकार अधिनियम आएगा। भारत सरकार अधिनियम में जो महारानी की उद्घोषणा होगी, इस उद्घोषणा को पढ़ेगा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को। और इसी तारीख को इलाहाबाद क्या बनेगी? देश की राजधानी एक दिन के लिए बनेगी। ठीक है। इसके बाद आएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद एक आएगा 1852 में। ये बीच में है, छोटी छोटी यहाँ एरो करके अपन कर देंगे। ठीक है। अधिनियम ये आएगा 1852 में। ठीक है। इसके बाद 1909 में आएगा। ये 1909 में आएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा। इसके बाद 1919 में आएगा। कौन सा होगा? 1919 में आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आएगा। इसके बाद 1927 में आएगा साइमन कमीशन। 1927 में क्या आएगा? साइमन कमीशन आएगा। ठीक है। ठीक है। साइमन कमीशन के बाद क्या होगा? फिर आएगा कैबिनेट में वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम का भारतीय संविधान पर लगभग 70% प्रभाव पड़ा है। हाँ, सबसे बड़ा है 1935। और अपन कहें कि भारतीय संविधान जो आज का संविधान है हमारा, उस पर लगभग 70% प्रभाव इसी का है। यानी इसी में से निकाल के चीजें ले ली गई इसमें। तो एक क्वेश्चन ही आता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, या 60% से अधिक या 70% से अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा। ठीक है। अब देखो, इसके बाद 1946 में आया कैबिनेट मिशन। 42 में क्रिप्स मिशन आएगा। चलो वो भी देखो, क्रिप्स मिशन 1942। इसको इग्नोर, मतलब इसका डिनाई कर दिया गया था। भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, ना मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। इसके बाद आएगा कैबिनेट मिशन। देखो भाई, बात नहीं करो। अगर आपने पढ़ा है तो आप निकलो बाहर, रिवीजन करो बैठ के। बात करके अगर ओवर स्मार्ट बन रहे हो तो हमसे लिख के ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे पुलिस हो चाहे कहीं हो। हाथ दिखाने को तो हो जाएगा कि हम पढ़ रहे, तैयारी कर रहे हैं। कोई भी हो, अगर आप एक बार दो बार पढ़ चुके हो और फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सब होते, लेकिन होना नहीं है अपन को। तो अपन को तो नौकरी चाहिए। आता है तो अच्छी बात है, जो आता है वही गलत होता है पेपर में, एक बात ध्यान रखना।
जो तुम्हें आ रहा होगा ना वही गलत हो जाएगा और आप उसी से बाहर हो जाओगे। कठिन तो आप करोगे, क्योंकि कठिन जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको नहीं आ रहा होगा, मैं तो चाहिए चाहिए तो दिमाग लगाओगे, आप इधर उधर से जोड़ जाड़ के करोगे, सरल गलत हो जाएगा। इतना सरल क्वेश्चन, भारत की राजधानी है ना, वो दिल्ली लिख देंगे, दिल्ली लिख देंगे, नई दिल्ली लिख देंगे, तो दिल्ली लगा दो पहला ही ऑप्शन देख के, चौथे में नई दिल्ली होगा। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली, कि भारत की है पूर्वी तिमोर, हाँ दिल्ली। तो वही, तो ऐसी गलतियाँ होती है अपन से, अपन पहुँच नहीं पाते चौथे ऑप्शन तक जल्दबाजी में। तो आराम से पढ़ो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। जिनको आता है उनके लिए तो खतरनाक बात है, जिनको नहीं आता है वो चुप बैठ जाते, समझते हैं, ठीक है। जिनको आता है वो कह रहा है हमें तो आता है, तुम्हें नहीं आता। तो जिनको आता है वही 5 साल लगाते हैं, जिनको नहीं आता वो पढ़ते हैं तो निकल जाते हैं, ठीक। थोड़ा आराम से बैठो। 1946 में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई। इसके आधार पर ही क्या हुई, भारत में संविधान सभा की स्थापना हुई, और यहीं से पर क्या होगा, भारत में संविधान का निर्माण होगा। तो इसको अपन कहते हैं भारत में संविधान का क्रमिक विकास। सबसे सरल क्वेश्चन होता है, ईयर पूछ लेते, कौन कब आया, ऐसे पूछ लेते, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान का क्रमिक विकास है। यहाँ से शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट से, और अंत में कहाँ तक आता है, कैबिनेट मिशन तक आता है। और भारतीय संविधान अभी भी क्या है, अभी भी भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में है। अभी भी भारतीय संविधान कैसा है, निर्माण की प्रक्रिया में है। निर्माण अभी इसका पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। भाई जब संविधान लागू हुआ तो इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट आया कब, बाद में 95 के बाद या 90 के बाद इंटरनेट आया। जब 90 के बाद इंटरनेट आया तो 1950 में हम कैसे लिख देंगे कि इंटरनेट मौलिक अधिकार है, आप बताओ। हमें पता ही नहीं है कि इंटरनेट क्या होता है। जब 1950 में तो पता ही नहीं था कि इंटरनेट क्या होता है, और आज मौलिक अधिकार, वो इंटरनेट क्या है, व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है, तो फंडामेंटल राइट्स है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया संविधान की अभी भी जारी है। 2 प्रकार से संविधान का निर्माण अभी भी चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक चल रहा है आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करके, और एक चल रहा है कैसे, न्यायिक निर्वचन के द्वारा। न्यायिक निर्वचन का मतलब क्या, कोर्ट क्या कह रहा है, न्यायिक निर्वचन, कोर्ट क्या कह रहा है। तो कोर्ट कह रहा है कि इंटरनेट व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, कोर्ट कह रहा है तो मौलिक अधिकार है ना। अपनी पसंद की शादी करना मौलिक अधिकार है। भाई यूपीएससी में आया था ना, किस आर्टिकल में आता है कि खुद की पसंद का विवाह करना। अब खुद की पसंद का नहीं करेंगे जिंदगी क्या हो जाएगी, आप गर्मापूर्ण जीवन जी पाओगे, गर्मापूर्ण जीवन तो नहीं जियोगे, लेकिन झगड़ेपूर्ण जीवन हो जाएंगे, है ना। तो गर्मापूर्ण जीवन प्रदान करना संविधान का लक्ष्य क्या है, संविधान का लक्ष्य व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना। और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान कैसे, जीवन कैसे जिएगा व्यक्ति, अगर विवाह ही ऐसी लड़की से या लड़के से हो गया, और लड़कियों की जिंदगी भी खराब है, लड़के भी खराब, तो वो गर्मापूर्ण जीवन कैसे जी पाएगा, आप बताओ। तो संविधान फेल नहीं हो जाएगा उसके आगे फिर। तो ये है कि अगर आप पसंद का विवाह करते हैं तो ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। यूपीएससी में ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, किस आर्टिकल में आता है, इस टाइप से। तो ये वाले क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं। जब कोर्ट कोई गवाही देता है, कोर्ट कोई निर्णय देता है, तो वो कोर्ट करता है फिर कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इस टाइप से। तो ये क्या है, अपना क्रमिक विकास है संविधान का, ठीक है। एक हेडिंग लगना, संविधान का क्रमिक विकास, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लो नीचे तक, संविधान का क्रमिक विकास, संविधान का क्रमिक विकास। सोलह 1600 से पूरा जितना भी लिखा हुआ है नीचे तक, यहाँ तक कैबिनेट मिशन तक अच्छे से लिखना, साफ राइटिंग में। वो थोड़ा सही नहीं लगा बोर्ड पे, पढ़ना अपन को बहुत है, एक बात ध्यान रखना। 1600 में राजलेख आया था, कंपनी को भारत पर व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। राजलेख को चार्टर कहते हैं, ठीक है, राजलेख को ही इंग्लिश में चार्टर कहते हैं। राजलेख को ही इंग्लिश में चार्टर कहते हैं।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी रेगुलेटिंग एक्ट को बोलते हैं। आपने कोई नियम बनाए, मान लो टाइम टेबल बना लिया, वो सही नहीं बना, आपको उसमें सुधार करना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1873 का अधिनियम आएगा यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे आएगा 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे इनके अंदर, थोड़ा समय लगेगा लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है। पहले तो अपन वैसे ही पढ़ सकते थे, हम फोटोकॉपी करा के लाते, आपको आर्टिकल वगैरह पकड़ा देते और डिस्कस करते चले आए, 5-7 दिन में 10 दिन में पॉलिटी खत्म। यही चलता है सब जगह। नहीं, उनकी गलती नहीं है, वो पढ़ा, वो थोड़ी ना ऐसे पढ़ाते, उनका उद्देश्य है कि जो सिलेबस है वही, फिर तो आप पढ़ ही लोगे, आपको पता चल जाए कि सब्जी में ये डल्ला है, फिर तो छौंक ही लोगे, नहीं छौंक पाओगे, भली अच्छी बने बुरी बने वो अलग बात है, लेकिन तड़का तो लगा ही दोगे, स्वाद आए चाहे ना आए। वही तो कहते पढ़ो ऐसे कि लगे नौकरी चाहे ना लगे, तो ऐसे पढ़ो ही क्या को। फिर स्टूडेंट क्या है कि जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहता, वो चाहता है 2 महीने में हो जाए, और फिर बाद में कहेंगे सॉरी शक्तिमान। तो जल्दी सिलेबस खत्म नहीं होगा, जल्दी नहीं होता काम। आपको नौकरी चाहिए, 30 साल के लिए नौकरी करनी है आपको, 30-35 साल। अगर 25 साल में नौकरी लग रही है आपकी, तो आपको 35 साल नौकरी करोगे। तो 35 साल नौकरी करनी है तो कम से कम आपको 1 साल तो देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा। 1 साल तैयारी करोगे तब तो आपको 35 साल मिल रहे हैं, तो कोई नुकसान थोड़ी ना है। 1 साल या 35 साल, 1 रुपये के बदले में कितना मिल रहा है आप सोचो। और खर्च होगा बहुत से बहुत, 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। अपने यहाँ तो पढ़ाई बहुत सस्ती है। देखो बीजेपी जहाँ जहाँ हारी है, वहाँ के छात्र इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो उनने बताया कि तुमने वैकेंसी नहीं निकाली तो हम तुम्हें हरा देंगे, तो हरा दिया। अपन ललितपुर में रह के कर रहे हैं, है ना। तो भाई देखो, मायावती भी हारी थी, अखिलेश यादव भी हारे थे, और फिर ये भी हार गए। कौन सा? 1990 मार्ले मिंटो, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये क्रमिक विकास है। बच्चे 6-6 महीने तैयारी कर रहे हैं, उनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री और कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं पता कौन है। अब सोचो 6 महीने पढ़ने के बाद भी अगर ये नहीं पता, फिर तो स्थिति खराब है कि नहीं है। अगर अपन को भी उसी लाइन में जाना है तो अच्छी बात है, तो फिर ज़्यादा 200-500 ज़्यादा दे दिया करो लोगों को। 30,000 है तो 1500 ले लो सर, ऐसे करो, है ना। ऐसे ये 2 आएंगे यहाँ पर बीच में 1873 का 1876 का, और भी बीच में आएंगे तो हम करा जाएंगे, एक लाइन के होंगे वो, ठीक है, वो करा देंगे। हालांकि आपके पेपर में सिलेबस देखो यहाँ से है। हाँ, एक तो रेगुलेटिंग है, वनडे एग्जाम में ये आ जाता है पेपर में, ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम से आ जाता है, और नहीं आएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा पेपर में। सामान्य तौर पे आपसे ईयर पूछ लेंगे, सबसे सरल क्वेश्चन ईयर का ही है, वो लिख देंगे, चारों में मिलान करो, या फिर सीधा लिख देंगे, फिर बताओ किसमें क्या हुआ। साइमन कमीशन, हाँ 10 साल बाद बननी थी, तो 2 वर्ष पहले ही बना दिया।
ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अलग, अंतिम रिपोर्ट अलग आएगी, 2 बार भारत का दौरा करेगा, ऐसे होगा। ठीक है भाई, पहले साइमन कमीशन आएगा, चर्चा करेगा, विरोध होगी, रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, इस दौरान वो भारत के 2 बार चक्कर लगाएगा। ठीक है, फिर उसी पर विचार करने के लिए क्या होंगे, गोलमेज सम्मेलन होंगे, फिर गोलमेज सम्मेलन की जो रिपोर्ट तैयार होगी उसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से पारित कर दिया जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, लिख लिया ये सब, अपन को याद नहीं करना, थोड़ा मतलब बार बार पढ़ना है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, आपको हमने रूपरेखा बताई क्यों आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी क्या हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने भारत में क्या किया, भ्रष्टाचार को फैलाया। वही कर्मचारी, वही तो कर्मचारी आज हैं, है ना, वही तो कर्मचारी हैं, तो उनको पता ही फाइलिंग कैसे होती है। तो वैसे ही तो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया ना, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। इनके पास जब मैटर पहुंचा तो इन्होंने ये लोन वाला, जो कंपनी ने लोन मांगा था, वो प्रस्ताव कहाँ भेज दिया, प्रवर समिति के पास। इसको कहा गया गुप्त समिति, किताबों में गुप्त समिति लिखा हुआ है, इसके पास भेज दिया। गुप्त समिति ने क्या किया, उसको प्रस्ताव के रूप में भेजा और उसको पास किया गया। जब उसको पास किया गया तो इनके प्रावधान क्या थे, इनके प्रावधान अगर अपन पहला प्रावधान देखें तो पहला ये था, रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसकी विशेषता पहली ये थी कि यह भारत में प्रथम लिखित संविधान के रूप में था। जैसे लिखा है ऐसे लिखना, प्रथम लिखित संविधान के रूप में, यानी पहली बार भारत में ऐसे नियम लिखित आए। प्रथम लिखित संविधान के रूप में, जैसे लिखा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लॉर्ड नॉर्थ कौन थे, ब्रिटेन के पीएम थे, और प्रवर समिति को ये भेजा गया, क्या भेजा गया, कंपनी को जो लोन का प्रस्ताव गया था वो उसने पास किया। और ये प्रथम यानी पहली बार भारत में लिखित क्या था, लिखित संविधान था। और यहीं से भारत में क्या होता है, और इसी के माध्यम से भारत में शासन प्रणाली का श्री गणेश होता है। श्री गणेश मतलब शुभारंभ, श्री गणेश होता है। यहीं से भारत में शासन प्रणाली का क्या होता है, श्री गणेश होता है, यानी प्रारंभ होता है। शासन पद्धति भारत में पहले थी लेकिन बीच में बिगड़ गई थी 1707 के बाद, तो फिर यहाँ पर क्या होगी, ठीक ठाक तरीके से आएगी, आधुनिक रूप में आएगी, ये अपन कह सकते हैं। अब देखो दूसरा ये था, बंगाल में एक किला है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम बंगाल में, फोर्ट विलियम का जो प्रशासक होगा ना, प्रशासक, फोर्ट विलियम के प्रशासक को भारत में जो अंग्रेजी क्षेत्र है, यानी अंग्रेजों ने जो जीत लिया है, उस क्षेत्र का क्या बना देंगे, नायक बना देंगे, या फिर उस क्षेत्र का सर्वे सर्वा बना देंगे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज का या फोर्ट विलियम जो किला है उसका जो प्रशासक होगा, उसको भारत में अंग्रेजी शासन या अंग्रेजी क्षेत्र का, भारत में अंग्रेजी क्षेत्र का
सर्वे सर्वा बना देंगे। ये हुआ, यानी इस समय 3 प्रेसिडेंसियां, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का सर्वे सर्वा कौन हो गया? बंगाल का फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रशासक हो गया। ये हो गया तीनों। तो ये प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी। यानी ये जो प्रशासक था कहाँ का? फोर्ट विलियम कॉलेज का, वो भारत में ऐसी जगह का जिन जगहों पर अंग्रेजी आधिपत्य था या जो अंग्रेजों के अधीन था, उन सब क्षेत्र का क्या बन गया? सर्वे सर्वा बन गया, या फिर सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। और ये व्यक्ति कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया बंगाल का गवर्नर, और बंगाल के अंतर्गत ये तीनों प्रेसिडेंसी आती थी। फिर बंगाल भी आती थी, मद्रास भी आती थी, बॉम्बे भी आती थी, और इनका मुखिया कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स हो गया। ठीक है, ऐसे हुआ था। तो ये सिस्टम बनाया इन लोगों ने, ठीक है, पहले में। ठीक है, तो पहली ये है, दूसरा ये है। ये जैसा लिखा वैसे ही लिखना, नंबर 3 डाल के लिखना फिर अलग से। अब देखना, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात भी करेंगे ये लोग कहेंगे कि हम एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करेंगे। ठीक है, यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात किस एक्ट के द्वारा की गई? 1773 के द्वारा। और स्थापना कब की गई? 1774 में। ऐसे ही आप देखना 1935 का अपन भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक फैक्ट आएगा कि 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ये प्रोविजन था। लेकिन स्थापना कब की गई? 1937 में। तो 2 क्वेश्चन हो गए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब आया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। और बना कब? तो 1937 में। 37 में 2 साल बाद बना था। ऐसे यहाँ पर भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की बात किस में आई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब बनने में समय लगेगा, तो 1974 में उसको बनाया गया। तो ये क्वेश्चन ही आता है। तो अपन इस पर अगर तीसरा नंबर देखेंगे तो तीसरा फैक्ट यही होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। लेकिन इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में स्थापना हुई। वो पूछे कब प्रावधान किया गया? तो 1973 में, 1773 में। और स्थापना कब हुई? 1774 में। अगर 1900 निकल जाए मुझसे तो बता देना, क्योंकि अभी आधुनिक भारत पढ़ाया तो वो 1900 वाली वो बनी रहती दिमाग में। ठीक है, तो ये अब देखना, ये स्थापना की गई। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश था इसका नाम था एंजेला इम्पे। ये नाम पूछा गया है, एंजेला इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश था। अगर अपन कहें कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बना ये कितने सदस्यीय था, तो ये 4 सदस्यीय था। इसमें 4 मेंबर थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट बना, ये 4 सदस्यीय था। कितना था? 4 सदस्यीय। ठीक है, इसमें एक कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश, और 3 कौन होंगे? सहायक या फिर अन्य न्यायाधीश। ऐसे होगा। तो ये 4 सदस्यीय हो गया। तो पहला कौन है? एंजेला इम्पे, ये मुख्य है। अगर अपन 3 की बात करें तो पहला तो एंजेला इम्पे हो गया। ठीक है, और 3 की बात अपन करें तो एक यहाँ पर हाइड है। पूरा नाम हमें नहीं पता, नाम ने तो पढ़ा है, ध्यान नहीं है। ठीक है, और एक नाम है चैम्बर्स, और एक का नाम है लिमेस्टर। ये आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन एंजेला इम्पे का नाम आएगा।
इंजलैंड पे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। भाई 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय था, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन, एंजेला एम्पे, और अन्य न्यायाधीश कौन, 3 थे, हाइट, चैम्बर्स और लेमेंस्टर्स, ये 3 थे। यानी 1+3 ये था। जहां भी 1+3 या 1+4 या 1+31 आएंगे ना, तो समझ जाना एक मुख्य होगा, बाकी अन्य होंगे, है ना। अगर मान लो 12 है तो 1+11 आया, तो एक मुख्य है, 11 क्या है, अन्य है, ऐसे। अब देखना, अगर भारत में जो ये स्थापित कहाँ किया गया, पहली बात तो ये भारत में कहाँ स्थापना की गई इसकी, सर्वोच्च न्यायालय की, कलकत्ता में। तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, कलकत्ता में। इसकी स्थापना कहां पर की गई, कलकत्ता में की गई। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर आपको जाना है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको निर्णय दिया, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप कहां पर जाओगे फिर, प्रीवी काउंसिल में। और प्रीवी काउंसिल कहां पर है, लंदन, है ना। फिर आप कहां जाओगे, ब्रिटेन जाओगे, प्रीवी काउंसिल के पास। अभी आज की स्थिति क्या है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय मिला और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के न्याय से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के न्याय से भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप कहां जाओगे, फिर आप घर भागाओगे सीधा। उसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है क्या भारत में, नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर था, अगर आपको कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय से के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ब्रिटेन में जाके क्या कर सकते हो, अपना केस दायर कर सकते हो। इलाहाबाद तो जा नहीं पा रहे, हाई कोर्ट 5,000 खर्च होता है, ब्रिटेन कहाँ से जा पाएंगे। भाई गरीब व्यक्ति क्या है, दिक्कत न्याय की नहीं है, दिक्कत है न्याय में देरी। अगर आप गरीब हो, एक्स गरीब है और उसका केस चल रहा है, तो उसको जितनी देर में न्याय मिलेगा वो उसके साथ अन्याय है। न्याय में देरी भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का अन्याय है। तो न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। न्याय में देरी का मतलब क्या हो गया, आप उसके साथ अन्याय कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में ये प्रोविजन किए गए, ठीक है ना। ये तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आ रहा बैठो 2 मिनट, एक हेडिंग देना, 1781 का एक्ट ऑफ, एक लाइन लिखना, रुक जाओ, एक और रहेगा। अब देखो इसमें एक प्रोविजन और था, एक प्रोविजन ये था, चौथा प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट का, कि जो कंपनी के कर्मचारी है ना, वो कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेंगे। आपको व्यापार करना है, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश संसद कह रही है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लाइसेंस लेकर व्यापार करोगे, जिससे हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा तुमने कितना व्यापार किया, तुमने कितना कमाया, तुम्हें कितना टैक्स देना है, चोरी नहीं कर पाओगे तुम। तो यहाँ पर कहा गया, चौथा फैक्ट है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं करेंगे। ये कहा गया, ये 4 फैक्ट हैं। भाई कंपनी क्यों बर्बाद होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप किसी कंपनी में काम करते हो और कोई व्यक्ति आपको ऑर्डर दे रहा है, तो वो ऑर्डर आप उस कंपनी को नहीं दे रहे, इस कंपनी में आप काम करते हो, वो ऑर्डर आप किसी और कंपनी से माल लेके पूरा कर रहे, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा आपको, तो आपकी कंपनी तो लॉस में चली जाएगी ना। तो आपको व्यापार करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये है, ठीक है। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके माध्यम से क्या हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने ये प्रस्ताव, जो कंपनी ने लोन मांगा था, लोन क्यों मांगा था पता ही अपन को, लोन मांगा तो प्रस्ताव भेज दिया प्रवर समिति के पास। प्रवर समिति ने इसको क्या किया, पढ़ के मतलब समझ के क्या कर दिया, उसको प्रस्तुत किया और पास किया गया। जब पास किया गया तो इसी को कहा गया भारत में पहली बार लिखित संविधान के रूप में, यानी भारत में संविधान की शुरुआत यहाँ से हुई, ठीक है। इसके माध्यम से भारत में शासन पद्धति यानी सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई, सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि बंगाल में है, इसका जो प्रशासक था, इस प्रशासक को भारत में अंग्रेजी क्षेत्रों का सर्वेसर्वा बना दिया गया या अधिपति बना दिया गया, नायक बना दिया गया। और इस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसियां, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन जो भी क्षेत्र था, उस क्षेत्र का सर्वेसर्वा कौन हो गया, फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रतिनिधि हो गया, ठीक है।
कंपनी के जो नाम क्या था कर्मचारी उसका? थे, हाँ नाम क्या था सोची बनाया था? अभी आएगा, अभी परेशान नहीं हो, जैसा हम पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ते रहो, क्योंकि सबसे हम बता तो रहे आपको, अभी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पता क्या होता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, इनमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, इसे जितना चल रहा है ऐसे ही चलने दो, ठीक है, ऐसे अपन पढ़ेंगे ना गवर्नर वगैरह में तो समझ में आएगा। अभी हम नाम बताएंगे, फिर तुम्हें एक और नाम बताएंगे, फिर तुम कहोगे हाँ ये क्या है, फिर भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का है, फिर कंपनी का है, ऐसे पहले कंपनी का बनेगा, फिर कंपनी का व्यक्ति किसका बनेगा, बंगाल का बनेगा, फिर बंगाल का व्यक्ति भारत का बनेगा, फिर वो वायसराय बनेगा, फिर वही वायसराय उसको आज अपन क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, उसी को अपन आज क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सब्र रखिए। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। साथ ही साथ 1974 में क्या कर दिया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एंजेला एनपे थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइट, चैम्बर्स, लेमेस्टर्स। अगर आपको इसके ऊपर भी सुनवाई करानी है तो फिर आपको ब्रिटेन ही जाना पड़ेगा, प्रीवी काउंसिल में। ये है, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। एक हेडिंग दो, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट।